अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो है करेक्ट राइटिंग या फिर गोल्डन रूल्स फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। बेसिकली यूजेज ऑफ ग्रामर हमारा जो टॉपिक है। तो इस फाइल के मुताबिक जो पहले मैंने बताया वो टॉपिक है। तो इसमें देखें कि इंग्लिश जो लिखते हैं हम उसके जो 10 रूल्स हैं वो फिक्स हैं, ठीक है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जिनमें सबसे पहला ये है कि हेल्पिंग वर्ब जब यूज़ करते हैं तो उनके बाद कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब वो उसने आगे दिए हैं कि ये जब यूज़ करेंगे तो हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इनके बाद आएगी, जैसे कि कैन है, मे है, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, तो कैन के बाद लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद आई मे गो टू लाहौर टुमारो, तो मे के बाद गो आया तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसके बाद ही माइट गो टू लाहौर टुमारो, तो ये भी ठीक है। ये सारे करेक्ट सेंटेंसेस। इसी तरह आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली, तो ये सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। उसके बाद दूसरा रूल है लेट और टू का। लेट जो है और टू, इनके बाद भी अगर वर्ब लगाना हो या फेल लगाना हो तो इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और ये असूल भी या रूल ऐसा है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब एग्जाम्पल देखें, लेट हिम वेंट देयर। अब ऊपर उसने कहा कि लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो वेंट तो सेकंड फॉर्म है। तो अगर आपके सामने ये सेंटेंस आए कि लेट हिम वेंट देयर, तो नीचे ऑप्शन में आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपने इसमें से फर्स्ट फॉर्म को चूज़ करना है, लेट हिम गो देयर। तो हमें ये याद रखना है कि लेट और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस देखें, आई इंटेंड टू पास्ट FA दिस ईयर्स, तो यहाँ पर टू के बाद सेकेंड फॉर्म उसने लगा दी, टू पास्ड लिख दिया, तो टू पास्ड नहीं आएगा बल्कि टू पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 देखें, अगर किसी फिक्रे के पहले हिस्से को प्रिंसिपल क्लास कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस के पहले हिस्से को प्रिंसिपल क्लास और दूसरे को सबॉर्डिनेट क्लास कहा जाता है, जो उसके अंडर आता है तो उसको सबॉर्डिनेट क्लास कहा जाता है। अच्छा, तो अगर तो सेंटेंस के पहले हिस्से में यानी प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस आ जाता है, तो फिर दूसरे हिस्से में भी पास्ट टेंस की ही कोई शक्ल आएगी, उसमें प्रेजेंट नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो यानी कोई आफाकी सच्चाई हो तो उसमें फिर प्रेजेंट टेंस ही आएगा, मतलब ऐसी सच्चाई जिसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे कि ज़मीन गोल है, ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये प्रेजेंट ही रहेगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखें, ही सेड दैट ही इज़ इल, तो अब सेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट की फॉर्म है, यानी ही सेड ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो उसके बाद दैट आ गया और दैट के बाद ही इज इल है, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि पास्ट अगर पहले हिस्से में है तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट ही आना है। तो ही सेड दैट ही वाज इल, तो ये याद रखना है आपने कि जब पहले हिस्से में पास्ट टेंस की कोई फॉर्म है, कोई शक्ल है, तो दूसरे हिस्से में भी हमेशा पास्ट टेंस की ही कोई शक्ल आएगी, ठीक है। ही इज इल की बजाय ही वाज इल आ जाएगा। नेक्स्ट है, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही मे गो टू लाहौर, तो यहाँ पे द टीचर टोल्ड आया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट आ गया। अब पास्ट इंडेफिनेट है तो मे जो है वो तो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, तो और मे की जगह फिर अब माइट गो आ जाएगा, ये पास्ट की शक्ल आ जाएगी, यानी मे गो की बजाय माइट गो आया। तो प्रेजेंट की बजाय अगर पहले हिस्से में पास्ट है तो दूसरे में भी पास्ट आएगा। तीसरी मिसाल देखें, ही सेड दैट
अर्थ वाज राउंड, तो ये अब पहले हिस्से में पास्ट है तो दूसरे में भी पास्ट है। अब रूल के मुताबिक तो ये ठीक है, लेकिन आप सेंटेंस देखें कि अर्थ वाज राउंड, जमीन गोल थी, तो ये गलत हो गया क्योंकि जमीन तो अभी भी गोल है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी अफाकी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो ये प्रेजेंट में ही रहेगी। तो इसका दुरुस्त ये होगा, ही सेड दैट अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है कि जी अफाकी सच्चाई हो यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो फिर प्रेजेंट आएगा। अलबत्ता इसके अलावा अगर प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस की कोई शक्ल है तो सबऑर्डिनेट क्लास में भी पास्ट टेंस की ही कोई शक्ल आएगी। ठीक है, चौथा रूल है, किसी सिंगल फिक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करके पास्ट परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कोई अगर सिंगल सेंटेंस है तो फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा के वर्ब की पास्ट परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस में क्या इस्तेमाल होता है, एडवर्ब का इस्तेमाल होगा या कंजक्शन का इस्तेमाल होगा, और फिर जो है वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें कि ही हैड गोन टू लाहौर, अब ये एडवर्ब के बगैर है तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ही वेंट टू लाहौर जो है ये करेक्ट है। और अगर हैड के साथ बनाना हो तो ही हैड ऑलरेडी गोन टू लाहौर, तो ये दुरुस्त होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो है वो एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। अब कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे नेवर, एवर बिफोर, नेवर यानी कभी भी नहीं, एवर बिफोर इससे पहले, टिल, ऑलरेडी, और अगर किसी फिक्रे में एडवर्ब नहीं है तो इस फिक्रे को दुरुस्त नहीं समझा जाता, तो फिर उसे दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाता है कि उसे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया जाता है। यानी अगर एडवर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो यानी हैड लगाया है और थर्ड फॉर्म है और साथ में एडवर्ब है तो वो दुरुस्त है, लेकिन सिंपल हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएंगे तो वो दुरुस्त नहीं होगा, एडवर्ब लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है अगर किसी फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, यानी रूल नंबर 5 है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है 2 या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो उसका जब नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, और जब उसका इंटेरोगेटिव बनाना है सेंटेंस तो सिर्फ जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसी को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। और इसकी एग्जांपल देखें, जो 2 वर्ड्स पर हेल्पिंग वर्ब मुश्तमिल होते हैं उनमें हैज़ बीन गलत है। ठीक है, सॉरी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव, शुड हैव और माइट हैव। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जो थर्ड 3 वर्ड्स पर यानी मुश्तमिल होंगे उनमें विल हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, कैन हैव बीन, would have been, could have been और might have been। अब ये जो will have been है ना, यहाँ आप will has been नहीं कर सकते, ये shall have been और will have been ही रहेगा। यहाँ जब 3 वर्ड्स में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो has नहीं लगेगा, बल्कि shall have been और will have been ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पॉजिटिव फॉर्म में हैज़ बीन होता है तो जब इसका नेगेटिव बनाना है तो हैज़ के बाद नॉट लगेगा, यानी 2 वर्ड्स वाले में, और अगर विल हैव है तो विल के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, शेल हैव है तो शेल के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ बीन है तो हैज़ को ही स्टार्ट पे लाया जाएगा, बीन को सब्जेक्ट के बाद ही रखा जाएगा। इसी तरह विल को स्टार्ट पे लाया जाएगा, हैव को सब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। जैसे विल हैव है तो विल ही हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन है तो हैज़ ही बीन, शेल हैव है तो शेल आई हैव बीन। ठीक है, ये देखिए 6 रूल नंबर ये आ गया जो मैंने आपको पहले बताया कि शेल हैज़, विल हैज़ और विल हैज़ बीन, कैन हैज़ बीन, मे हैज़ बीन, शेल हैज़ बीन ये गलत हैं। जब डबल वर्ड आता है और थर्ड वर्ड जो हैव और हैज़ के इस्तेमाल के साथ है तो फिर हैज़ का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हैव ही इस्तेमाल होता है। जैसे विल हैव बीन, शेल हैव बीन, मे हैव बीन, वहाँ विल हैज़ बीन और शेल हैज़ बीन का इस्तेमाल नहीं होता।
और ये एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको कि ही विल हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। तो देखने में तो सेंटेंस ठीक है, मतलब जो है वो कंटिन्यूस का टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है, तो देखने में तो ठीक है। लेकिन अब गलती क्या है इसमें, अगर आपको यही सेंटेंस दिया जाए तो आपने देखना है कि इसमें हैज़ लगाया गया है, और अंग्रेजी में, इंग्लिश ज़बान में इसका इस्तेमाल नहीं है इस तरह से हैज़ का, बल्कि यहाँ विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे आएगा। इसी तरह इट मे हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो आप ये सोचेंगे अब इसमें गलती क्या है, तो इसमें गलती हैज़ की है, क्योंकि यहाँ हैज़ नहीं बल्कि हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। बाकी सेंटेंस तो ठीक है अपने टेंस के एतबार से। इसी तरह शी विल हैज़ गॉन टू लाहौर, तो ये भी वैसे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हैज़ का वजूद ही नहीं है इस तरह से डबल हेल्पिंग वर्ब जब बनाया जाता है तो फिर हैव ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद रूल नंबर 7, इंग्लिश ज़बान में किसी फिक्रे में दो फ्यूचर टेंस इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना कि अगर प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस की कोई फॉर्म है तो सबॉर्डिनेट क्लास में भी पास्ट टेंस की ही कोई फॉर्म होगी। इसी तरह अगर दो सेंटेंसेस हैं, मतलब उनको ज्वाइन इकट्ठा किया गया है, तो उसमें दोनों फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं हो सकते, बल्कि एक फ्यूचर होगा और एक प्रेजेंट होगा। अगर ऐसा होगा यानी दोनों ही फ्यूचर इस्तेमाल कर दिए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल जो है उसे समझते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। उर्दू फिक्रे के एतबार से तो इंग्लिश यही बन रही है, लेकिन स्क्रीन नहीं शो हो रही, मेरी तरफ से तो हो रही है, आप अपनी तरफ से चेक करें। अच्छा, तो उर्दू फिक्रे के एतबार से तो ये ठीक इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश के रूल्स के एतबार से यहाँ पर पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनेट आना है और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। यानी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो ये दुरुस्त है। दोनों में फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, दोनों हिस्सों में, ये रूल है इंग्लिश का। तो आपने इसको ज़हन नशीन रखना है कि अगर उर्दू फिक्रे में अगर इस तरह से आ जाए या इंग्लिश में भी वो दो इस तरह से दे दे तो पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, यानी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास रूल नंबर 7 था। रूल नंबर 8 है अनलेस और अनटिल के फौरन बाद नॉट नहीं लगाते। ये भी इम्पोर्टेंट रूल है कि जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में अनलेस का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके फौरन बाद जो है वो नॉट नहीं लगाया जाता। मिसाल देख, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, एग्जाम्पल देखें कि अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि अनलेस भी लगा दिया और फिर डज के बाद नॉट भी लगा दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। अब अनलेस ही वर्क्स हार्ड यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया, अनलेस लगाया साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया, और ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, तो अब ये दुरुस्त है। फिक्रे के दूसरे हिस्से में जाके नॉट का इस्तेमाल हो गया। इसी तरह अनटिल के साथ भी इसी तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। रूल नंबर 9 है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है गोया के, और एज दो गोया के या फिर जैसा के। अब जब सेंटेंस में ये एज इफ आ जाए या एज दो आ जाए तो उनके बाद जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो वर होगा, ठीक है, या फिर माजी की कोई शक्ल होगी, पास्ट की कोई शक्ल होगी। मिसाल देखें, और इनके बाद यानी एज इफ और एज दो के बाद इज आर एम नहीं लगाया जा सकता, वो रॉन्ग हो जाएगा फिर सेंटेंस। तो इट लुक्स एज इफ ही इज मैड, ठीक है, इट लुक्स एज इफ ही इज मैड, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो पागल है। अब यहाँ पर ही इज की बजाय ही वर आएगा, क्योंकि एज इफ का ये रूल है कि जब उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होना है तो पास्ट की कोई शेप इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इट लुक्स एज इफ ही वर मैड,
इसी तरह इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड, तो यहाँ पर ईट्स की बजाय एट आ जाएगा, क्योंकि पास्ट की कोई शेप लानी है, शक्ल लानी है, तो फिर ईट्स नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे, तो यहाँ पर अब ऑलरेडी है तो पास्ट ही, लेकिन ये माजी करीब हो गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो फिर पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, माजी बईद में चले जाएंगे। ठीक है, इट लुक्स एज इफ ही हैड ईटन स्टेल ब्रेड यस्टरडे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 10 आ गया कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता इन वर्ड्स के साथ जब इनको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना है कि जब इनको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो इनके साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। अलबत्ता नाउन के तौर पर या फिर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो तो फिर हो सकती है, लेकिन वर्ब के तौर पर जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये आगे उसने वर्ड्स दिए हैं जी, रिजेंबल, मैरी, लव, अफेक्ट, इन्फॉर्म, कंट्रोल, अटैक। अब रिजेंबल विद जो है ये इनकरेक्ट है, रिजेंबल ठीक है। इस तरह रीच एट गलत है, रीच ऑर्डर टू की बजाय ऑर्डर, मैरी विद की बजाय मैरी, लव विद की बजाय लव, और कंट्रोल ऑन की बजाय कंट्रोल, और इन्फॉर्म टू की बजाय ओनली इन्फॉर्म। अब एग्जांपल्स देखें, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर। देखने में तो सेंटेंस ठीक लग रहा है, मुनासिब मालूम हो रहा है, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर, कि उसकी मुशाबत उसके भाई के साथ है, लेकिन रिजेंबल्स के साथ क्योंकि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा यहाँ ये गलती हो गई। तो ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, तो ये करेक्ट होगा। उसके बाद ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वैसे तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश रूल्स के अकॉर्डिंग मैरी के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लिहाजा he married with a beautiful girl, oh sorry, he married a beautiful girl, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट था he married with a beautiful girl, तो इसको करेक्ट करेंगे, विद को निकाल के he married a beautiful girl। तो ये हमारे 10 रूल्स जो हैं इंग्लिश ग्रामर के वो कंप्लीट हो गए। तो इसके साथ ही हमारी क्लास का टाइम 4:18 हो चुके हैं, तो यहाँ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, तो इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका होगा, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर क्लास में होगा। स्क्रीन नहीं शो हो रही, लेकिन मेरी तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का टॉपिक, हाँ जी वो मैं बताने लगी हूँ। इस रिकॉर्डिंग को यहाँ क्लोज किया।